तो वीज़ा ऑफिसर ये हमेशा प्रिज्यूम करता है कि ये आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है ये आप बेसिकली परमानेंटली अमेरिका में रहना चाहते हैं। ऐसा कब कहा था? हमारे मुल्क में जितने भी नौजवान हैं उनकी जो भी सोच है, उनका किसी भी किस्म का मैनिफेस्टो है, वो एब्सोल्युटली नॉट का है या एब्सोल्युटली नॉट का नहीं है। हर नौजवान की जिसका थोड़ा सा भी एक्सपोजर है और वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता है, वो ज़रूर चाहेगा कि वो अमेरिका ज़रूर जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे नौजवान जो कि अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं और पाकिस्तान से मूव करना चाहते हैं बाहर, वो ये ज़रूर सोचते हैं वो अमेरिका जाएं और किसी तरीके से उनको अमेरिका का वीज़ा मिल जाए। लेकिन एक मिथ क्रिएट हुई है और वो इतनी नेगेटिविटी प्रोड्यूस करती है हमारे दरमियान कि आपका अमेरिका का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाएगा। बेसिकली ये एक मिथ है जिसको मैं बिल्कुल डिनाई करता हूँ। अगर आप बाय बुक चलें, बाय स्टैट्यूट चलें, जो अमेरिका के इमिग्रेशन नेशनैलिटी एक्ट है, उसके जो भी SOPs और जो प्री रेक्विजिट्स हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका किसी सूरत भी वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हम वो बात करें B1 B2 वीज़ा की। और B1 B2 वीज़ा किस कैटेगरी का, इस कैटेगरी को समझने के लिए आज छोटा सा क्लिप मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसको जब तक आप नहीं समझेंगे, आप D160 फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। अगर आप इस फॉर्म को फिल नहीं करेंगे, इसका लैप करेंगे आप 20 मिनट से ज़्यादा, तो आपका फॉर्म ख़त्म हो जाएगा और आपका चांस लूज़ हो जाएगा। इसलिए इस कैटेगरी को समझने के लिए कि B1 B2 क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब है क्या कि हमने सबसे पहले जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है तो हमारा जो D160 फॉर्म है उसमें हम कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। अगर आप विजिट करना चाहते हैं, नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के लिए जाना चाहते हैं और आपका स्टे टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, तो आप B1 B2 की अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं। अब B1 और B2 में फ़र्क क्या है? जब भी हमें वीज़ा मिलता है तो ये याद रखें कि वीज़ा हमें B1 और B2 दोनों का मिलता है, एक का नहीं मिलता। लेकिन हमने कैटेगरी अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करनी होती है। अगर आप एक एजुकेशनल ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, आप किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहते हैं, तो ये सारी की सारी कैटेगरीज वो कैटेगरीज हैं जो B1 में फॉल करती हैं। और आपने वीज़ा ऑफिसर्स को तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं जिससे ये साबित हो सके कि आपका जो स्टे है वो टेम्परेरी है और आप ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, उसके तमाम प्री रेक्विजिट्स आपने पूरे किए हुए हैं। इसी तरह से अगर आप B2 वीज़ा के लिए जाते हैं तो दैट इज समथिंग रिक्रिएशनल ट्रिप दैट बिलोंग्स टू, अगर आपने किसी को रिलेटिव को मिलना है, अगर आपने किसी दोस्त को मिलना है, तो आपने इनके तमाम प्री रेक्विजिट्स जो आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको गाइड करूंगा वो आपको पूरे करने हैं। जब भी आप अमेरिका के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आप वीज़ा ऑफिसर के पास जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर यही कंक्लूड करता है कि जो आप विजिट करने जा रहे हैं ये बेसिकली आपका टेम्परेरी विजिट नहीं है और आप परमानेंटली वहाँ पे स्टे करना जा रहे हैं। ये सिर्फ अभी वीज़ा ऑफिसर की सोच की बात नहीं है, बल्कि ये अमेरिका ने अपने स्टैट्यूट में, अपने एक्ट में ये चीज़ लिख दी है कि कोई भी कैंडिडेट, कोई भी विजिटर जो विजिट करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो इट इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ और लोगों को लगता है कि वहाँ जाके हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, लिहाजा वीज़ा ऑफिसर भी यही कंक्लूड करता है कि आपका जो स्टे है वो परमानेंट होगा, अनलेस कि आप ये साबित करें, ये एस्टैब्लिश करें अपने डॉक्यूमेंट से, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने इंटरव्यू के टैक्टिस से कि आपका ये स्टे जो है वो टेम्परेरी है और आपने ये लैंड को छोड़ देना है। अगर आप ये लैंड को नहीं छोड़ेंगे, अगर आप अमेरिका के वीज़ा ऑफिसर को ये एतमाद नहीं दिलवाएंगे कि आपने ये जो आपका स्टे है ये टेम्परेरी है, तो सॉरी टू से दैट आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। नॉन इमिग्रेंट वीज़ा जब भी अप्लाई होता है तो वीज़ा ऑफिसर ये हमेशा प्रिज्यूम करता है कि ये आपने जो वीज़ा अप्लाई किया है ये आप बेसिकली परमानेंटली अमेरिका में रहना चाहते हैं। ऐसा कब कहा था? वो इस चीज़ को प्रिटेंड करते हैं दैट यू आर एन इंटेंडिंग इमिग्रेंट जिसका प्लान वापस जाने के लिए नहीं है। नाउ यू आर द पर्सन, आपने ये चीज़ को बताना है, आपने उनको इस कॉन्फिडेंस में लेकर आना है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज विद योर होमलैंड। आपका एक बिजनेस है, एस्टैब्लिश्ड बिजनेस है, आपको वापस जाना है, या आपकी अगर कोई जॉब है तो आपने जॉब का वो डॉक्यूमेंट्स, वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपके फेवर में होंगे वो आपने
वीज़ा ऑफिसर को ज़रूर प्रोवाइड करने एज स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ताकि आपका रिफ्यूज़ल रेट जो है वो ख़त्म हो सके। और अब मकसद क्या है कि वीज़ा ऑफिसर को आपने इतना कॉन्फिडेंस देना है कि वो ये जान सके कि आपका विज़िट जो है यूनाइटेड स्टेट में वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, और आप जो है ऑन द एक्सपायरी या बिफोर द एक्सपायरी ऑफ वीज़ा आप उनकी जुरिस्डिक्शन को छोड़ देंगे। अब मैं आपको अगर एग्जांपल दूं कि आप उनको कैसे एतमाद में ले सकते हैं। एक चीज़ तो ये है कि जितना आपका स्टे है, आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपकी रेजिडेंसी के हवाले से कि आप इस जगह पे रहेंगे। आपके पास बुकिंग होनी चाहिए, होटल की है, होटल की होनी चाहिए। अगर आप किसी रिलेटिव के पास रह रहे हैं तो उनकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उनका ग्रीन कार्ड आपको दिखाना है, उनके आपकी न्यूट्रलाइजेशन सर्टिफिकेट उनको शो करवाना है, उनका वैलिड वीज़ा आपको शो करवाना है। ये आपके सारे के सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है जो आपको उनको देने हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर आपने अपने पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन्स हैं, आपको अपना स्ट्रॉन्ग टाई जो है वो शो करवाना है कि जी आपको पाकिस्तान होमलैंड के साथ एक बड़ी मोहब्बत है, आपका वहाँ पे बिजनेस है और आपने जो है यहाँ पे परमानेंट नहीं रहना, और आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स आपकी एक परमानेंट रेजिडेंसी है और आपने वहाँ पे वापस चले जाना। अगर आप मैरिड हैं, आपके किड्स हैं, ये तमाम चीज़ें आपको सपोर्ट करेंगी जो कि B1 B2 वीज़ा की रिक्वायरमेंट में आती हैं। जब आप ये डॉक्यूमेंट, ये कॉन्फिडेंस अगर आप वीज़ा ऑफिसर को नहीं देते हैं, तब जाके आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि USA बाय बुक चलता है, उनका स्टैट्यूट में, उनके एक्ट में ये चीज़ लिखी हुई है कि आपको प्रिज्यूम किया जाएगा कि यू आर द इंटेंडिंग इमिग्रेंट, आपको ये जुरिस्डिक्शन आपने नहीं छोड़नी और आप यहाँ पे परमानेंटली सेटल होने के लिए आए हैं। सेटल होने के लिए भी डिफरेंट फॉरम्स भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, लेकिन क्योंकि हम B1 B2 की बात कर रहे हैं, लिहाजा ये शॉर्ट सी वीडियो आपको एक्सप्लेन करने की थी कि आपने D160 फॉर्म बहुत अच्छे से भरना है, आपने उसको बहुत अच्छे से फिल करना है। अगर आप नहीं कर सकते तो आप किसी एक्सपर्ट की ओपिनियन ले सकते हैं, आप उनकी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारी टीम अवेलेबल है, हम आपको एक अच्छे तरीके से D160 फॉर्म को फिल करके देंगे, हम आपकी पूरी फाइल को प्रिपेयर करके देंगे ताकि आपका जो वीज़ा है वो प्रॉपरली आपका वीज़ा ऑफिसर इशू कर सके। D160 फॉर्म इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी कैटेगरी क्या है, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं, शायद आपके पास वो एक्सपर्टीज ना हो। आप अगर हमारे ऑफिस को विजिट करते हैं, आप किसी हमारे ऑफिस में नहीं आना चाहते या किसी भी एक्सपर्ट की ऑफिस को विजिट करते हैं, तो कम से कम वो आपकी कैटेगरी को और आपके डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए इस चीज़ को इंश्योर ज़रूर करेगा कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आ रहा है, हमारा ईमेल एड्रेस भी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी क्यूरी चाहिए हो, तो वी आर ओपन फॉर यू। इसी के साथ हम आज का टॉपिक अपना कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।